चलिए डियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपील एंड रिवीजन। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, जो सबसे पहला केस है DCIT वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड 2021 सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो ये जो केस है डियर, ये नवंबर 2022 में आ चुका है, बट दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे भी रिपीट होने की संभावना है। अब होता क्या है, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है डियर कि अगर आप ITAT के पास अपील करते हैं, लेट्स से अगर आप CIT अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप ITAT के पास अपील करते हैं अंडर सेक्शन 254, तो सेक्शन 254 2A कहता है, ध्यान दीजिएगा, जहां से मैं आपको नहीं लगाएंगे। सेक्शन 254 2A कहता है कि ITAT को उस अपील को 4 साल तक मतलब डिस्पोज कर सकती है। कितने साल तक? 4 साल तक। ITAT को कोशिश करनी चाहिए कि उस अपील को 4 ईयर्स तक मतलब डिस्पोज कर दे, ठीक है। बट सर एक बात बताओ, मेरे सामने जो मतलब डिमांड जो पेबल है उसका क्या होगा? ITAT आपको साहब डिमांड का स्टे ग्रांट कर सकता है, डिमांड का स्टे ग्रांट कर सकता है। फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि ITAT आपको डिमांड का स्टे ग्रांट कर सकता है, बट मैक्सिमम 180 डेज तक। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 254 2A कहता है कि ITAT आपको डिमांड का स्टे ग्रांट कर सकता है, बट मैक्सिमम 180 डेज तक। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 254 2A कहता है कि अगर आप ITAT को अपील करें और कुछ मतलब कंडीशन है वहां पे, जैसे कि मतलब 20% आपने जो है वो मतलब टैक्स डिमांड पे कर दिया वगैरह वगैरह, तो आपको उस डिमांड के स्टे को 180 डेज से बढ़ा के 365 डेज तक किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ स्टे कैन बी अप टू 365 डेज। ठीक बात है। मतलब आपको साहब 365 दिनों तक आपको जो है वो डिमांड पे नहीं करना, डिमांड पे नहीं करना। अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ITAT के पास अपील को मतलब डिसाइड करने का टाइम है 4 साल, और ITAT आपको जो पीरियड ऑफ स्टे देगा वो मैक्सिमम आपको कितना देगा? 365 डेज का देगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इसमें कि ITAT को कोशिश करनी चाहिए कि इन 365 डेज में वो उस अपील को डिस्पोज कर दे, अपील को मतलब डिस्पोज कर दे। थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254 2A कहता है, बहुत ध्यान से, थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254 2A कहता है कि यदि अपील 365 डेज में डिस्पोज नहीं होती, तो 365 डेज के बाद वो जो आपको डिमांड में स्टे मिला था वो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। मींस उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए कोई ऑर्डर वगैरह कुछ भी पास नहीं होगा। देयर वुड बी ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ द स्टे ऑफ डिमांड, और अकॉर्डिंगली आपको डिमांड पे करना पड़ेगा। आगे इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन एक्ट वालों ने, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है, इवन इफ द डिले इन द डिस्पोजिंग ऑफ द अपील इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू द SSC। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है साहब, अगर मैं इसका हिंदी में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 254 2A कहता है कि अगर डिमांड, अगर जो ऑर्डर है मतलब अपील जो है वो अगर 365 डेज तक अगर ITAT उसको मतलब डिस्पोज नहीं करता, तो 365 डेज के बाद आपको आपके मतलब डिमांड का स्टे नहीं मिलेगा, और डिमांड का जो स्टे है वो ऑटोमेटिकली मतलब विकेट हो जाएगा, भले SSC की कोई गलती नहीं थी 365 डेज के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज करने की। SSC की कोई गलती नहीं थी कि साहब ITAT ने 365 डेज के अंदर अंदर उस अपील को मतलब हम कह सकते हैं कि SSC ने कि ITAT ने उस अपील का फैसला वर्डिक्ट जो है वो 365 डेज के अंदर अंदर अगर मतलब नहीं दिया। अगर SSC की गलती नहीं भी थी, इसके बावजूद जो है सर जी वो ऑटोमेटिक स्टे वेकेट हो जाएगा और SSC को डिमांड पे करना पड़ेगा। अब मुझे बताएं, गलती अगर ITAT की है कि ITAT ने समय से अपील को डिस्पोज नहीं किया, उसकी वजह से कंसिक्वेंस क्या आ रहा है कि जो स्टे ऑफ मतलब डिमांड है वो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक वेकेशन। खामियाजा कौन भुगत रहा है? SSC। तो यही मामला जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, DCIT वर्सेस पेप्सी फूड्स लिमिटेड, जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254 2A को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मींस मतलब मॉडिफाई कर दिया, और जहां पे मतलब कोर्ट ने कहा कि थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254 2A में ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ द स्टे ऑफ डिमांड तभी होगा यदि if the delay in the disposal of the appeal was attributable to the SSC, बट सर या क्या यहाँ पे कोर्ट ने एक्ट को एक तरह से अमेंड नहीं कर दिया? हाँ डियर, कोर्ट का जो फैसला है ये हम कह सकते हैं कि एक्ट के हम कह सकते हैं कि 100% हम कह सकते हैं कि क्या है, इन कॉन्ट्राडिक्शन। बट क्या कर सकते हैं अब, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जजमेंट है तो है।
फिलहाल इसको पार्लियामेंट ने अमेंड नहीं किया है और फिलहाल जो है डियर वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का मतलब जजमेंट जो है वो मतलब बाउंड है अपॉन दी एसएससी एज वेल एज दी मतलब डिपार्टमेंट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254(2)(a) जो ये कहता है कि अगर 365 डेज के अंदर अंदर अगर जजमेंट नहीं आया तो साहब जो हम कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ स्टे है उसका ऑटोमेटिक वेकेशन हो जाएगा। इवन इफ द डिले इज नॉट अट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी, उसको आपको ऐसे नहीं पढ़ना, उसको आप ऐसे पढ़ें कि ऑटोमेटिक वेकेशन एज प्रोवाइडेड इन द थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254(2)(a) तभी होगा यदि इफ द डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द अपील वाज अट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आईटीएटी जो है वो 365 डेज के अंदर अंदर उस अपील को डिस्पोज नहीं कर पा रहा और यदि उसके लिए जो मतलब जिम्मेदार जो है वो आईटीएटी खुद है तो क्या ऑटोमेटिक वेकेशन होगा? नहीं होगा। अगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इट से मतलब डिपार्टमेंट है तो क्या ऑटोमेटिक वेकेशन होगा? नहीं होगा। अगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इट से एसएससी है तो क्या ऑटोमेटिक वेकेशन होगा? होगा। और ये कैसे? एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बट अगर मैं थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254(2)(a) पढ़ूं तो अगर लेट से अपील जो है वो 365 डेज के अंदर अंदर मतलब डिस्पोज नहीं होती और उसके लिए लेट से रिस्पॉन्सिबल आईटीएटी है, क्या ऑटोमेटिक वेकेशन होगा? हो जाएगा। मान लीजिए कि मतलब डिपार्टमेंट उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, क्या ऑटोमेटिक वेकेशन होगा? हो जाएगा। क्या एसएससी है, क्या ऑटोमेटिक वेकेशन होगा? हो जाएगा। तो साहब एक्ट जो है वो कहता है तीनों केस में ऑटोमेटिक वेकेशन होगा, पर कोर्ट ने अपने मतलब जजमेंट में कह दिया कि सिर्फ एक केस में ऑटोमेटिक वेकेशन होगा और वो केस कौन सा है जहां मतलब गलती जो है वो एसएससी की होगी। और इसके पीछे यार आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जो हम कह सकते हैं कि मतलब फैसला है इट इज हम कह सकते हैं कि मतलब गुड ऑल्सो की सर जी कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मतलब गलती अगर आईटीएटी की है तो उसका खामियाजा जो है वो एसएससी को क्यों भुगतना पड़े, तो आपका ज्यादा समय नहीं लगाते। देखेंगे साहब द थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254(2)(a) हैज टू बी रीड विदाउट द वर्ड इवन एंड द वर्ड नॉट आफ्टर द वर्ड इन द मतलब does any order of stay shall stand vacant after the expiry of the period mentioned in this section। आगे की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। only if the delay in the disposal of the appeal is attributable to the SSC। तो साहब मतलब जजमेंट जो है डियर ये थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 254(2)(a) की हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है, बट एनी हाउ आगे आते हैं। अच्छा तो फिर डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 77, केस लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। केस कहता है कैन आईटीएटी मतलब डिसमिस एन अपील विदाउट डिसाइडिंग द केस ऑन इट्स मेरिट्स सोली ऑन द ग्राउंड दैट एसएससी हैड नॉट अपीयर्ड ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ हियरिंग। अब डिफरेंस होता क्या है कि जब भी आप आईटीएटी के पास अपील किया करते हैं तो सेक्शन 254 कहता है कि आईटीएटी जो है ना वो एक डे मतलब फिक्स करेगा जिसको नाम दिया जाता है दी डेट ऑफ हियरिंग। उस दिन आईटीएटी दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और अकॉर्डिंगली जो है उस केस का वर्डिक्ट आईटीएटी अपना पास कर देगा। इस केस में क्या हुआ कि एसएससी जो है वो हियरिंग के दिन पहुंचा ही नहीं और आईटीएटी ने केस ही हम कह सकते हैं कि मीन्स उड़ा दिया। मीन्स आईटीएटी ने केस को सुनने से ही मना कर दिया। सवाल बनता है कि क्या आईटीएटी ऐसा कर सकता है? क्या आईटीएटी ऐसा कर सकता है? एक्ट और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आईटीएटी को दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब देना पड़ेगा और उसके बाद जो है आईटीएटी को अपना जजमेंट जो है वो पास ऑन करना पड़ेगा। बट इस वाले केस में एसएससी जो है उसने अपनी प्रेजेंस की नहीं, उसने अपनी बातें आईटीएटी को बताई नहीं। तो आईटीएटी भले एसएससी ने अपनी बातें या भले एसएससी जो है वो हियरिंग में नहीं आया, आईटीएटी जो है डियर वो एज इट इज केस को हम कह सकते हैं कि मीन्स डिसमिस नहीं कर सकता। आईटीएटी को इसके बावजूद उस केस को सुनना पड़ेगा, आईटीएटी को उसके बावजूद उस केस को हियर मतलब करना पड़ेगा। बट सर एक पार्टी तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो चलें कोई बात नहीं, आईटीएटी को इस केस को एक्स पार्टी सुनना पड़ेगा और इस केस को अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपना जजमेंट्स पास करना पड़ेगा। मींस आईटीएटी ये नहीं कह सकता कि चूंकि जो एसएससी जो है साहब वो तो हियरिंग में आए नहीं इसलिए मैं इस केस को ही सुनने से मना कर दूंगा, नहीं। तो अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा से आईटीएटी को वापस मतलब भेज दिया और कहा कि आप एक्स पार्टी इस केस की मतलब आप इस एक्स पार्टी इस केस की मतलब हियरिंग करें और अकॉर्डिंगली जो है वो अपना मतलब वर्डिक्ट जो है आप उसको पास करें। तो मेरे साथ साथ देखेंगे the tribunal could have decided the appeal on the
merits ex party after hearing the revenue contention। क्योंकि साहब मतलब रेवेन्यू तो आपके पास आई ही है, आप उसकी बातों को मतलब सुन लें और देखें कि केस में क्या है, और अकॉर्डिंगली आप एक्स पार्टी इसका वर्डिक्ट दे सकते हैं, मीन्स अपना मतलब जजमेंट जो है आप उसको पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। Does the appellate tribunal have the power to review or reappreciate the correctness of its earlier decision under section 254(2)? ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 254 में ITAT जो है वो मतलब जजमेंट्स अपना पास कर सकता है, मीन्स ITAT के पास आप अपील करते हैं और अकॉर्डिंगली ITAT उसना मतलब जजमेंट जो है वो पास कर सकता है। हमारे देश में या कहीं भी लीगल मतलब मैकेनिज्म है डियर, वर्डिक्ट जो भी एंटिटी पास करती है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि मतलब ट्रिब्यूनल हो, वो अपने वर्डिक्ट को, जजमेंट को रिकॉल कर सकती है फॉर रिव्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि जजमेंट जो आपने पास किया, आप उस मतलब जजमेंट को रिकॉल कर सकते हैं फॉर रिव्यू। बहुत ध्यान से, रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि आपने अर्लियर जो जजमेंट पास किया, आपको ऐसा लग सकता है कि यार उस हम हो सकता है कि मतलब केस में हमने सही अजम्पशंस या सही फंडामेंटल्स मेड नहीं किए, हमें किसी दूसरे तरीके से उस केस में जजमेंट पास करना चाहिए था, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस केस को रिकॉल कर सकते हैं फॉर रिव्यू। और इस रिव्यू में हो सकता है कि आप अपने स्टैंड को चेंज कर दें जो कि आपने पहले लिया था उस वाले केस के लिए। सर ये अजीब सी बात नहीं डियर, ये अजीब सी बात नहीं है। हाई कोर्ट में बेसिकली कौन होते हैं? जजेस। कोई भी जज हाई कोर्ट में लाइफ टाइम के लिए परमानेंट नहीं होता। जजेस जो हाई कोर्ट में आते हैं डियर, वो 6 महीने 1 साल तक आते हैं और उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट तो वो है, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज से 6 महीने पहले जो जजमेंट पास किया हो सकता है कि आज अगर हम मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो सारे के सारे जजेस बिल्कुल अलग हो और उनका सोचने का तरीका अलग हो, उनकी लॉ के बारे में अंडरस्टैंडिंग अलग हो, उनकी केस के बारे में परसेप्शन अलग हो। तो हो सकता है कि वो लोग बेसिकली वो लोग क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने अपने ही कोर्ट के द्वारा 6 महीने पहले पास किए गए हम कह सकते हैं कि केस को हो सकता है कि रिकॉल कर लें आज के जो हम कह सकते हैं कि मतलब जज है वहां पे फॉर रिव्यू, ऐसा वो कर सकते हैं। दोनों केस में दिल्ली हाई कोर्ट तो है, बट दोनों केस में साहब जजेस अलग अलग हैं। और डियर हमारे देश में ये परेशानी है कि कोर्ट्स अपने मतलब जजमेंट को जो है वो रिकॉल कर लिया करती हैं फॉर इट्स हम कह सकते हैं कि मतलब रिव्यू, जिसकी वजह से काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, तो ये राइट अपने मतलब जजमेंट को रिव्यू करने का राइट जो है वो कोर्ट्स के पास है, पर ट्रिब्यूनल के पास, ITAT के पास अपने जजमेंट को जो कि ITAT ने पास कर दिया उसको रिव्यू करने का राइट नहीं है, मतलब ITAT ने जो जजमेंट एक बार पास कर दिया वो जजमेंट एज इट इज हो गया, फाइनल हो गया फ्रॉम दी साइड ऑफ ITAT उसको रिव्यू नहीं कर सकती। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज डियर कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाती, लेंथीनेस और ज्यादा बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि ITAT के मतलब जजेस जो हैं डियर वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं। 3 महीने पहले ITAT ने जो केस पास ऑन किया, मतलब जो केस में क्या नाम है कि मतलब फैसला दिया, नए लोग आए, उन्होंने उस वाले केस को वापस बुला लिया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो डियर फ्रेंड्स, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए सेक्शन 254 कहता है कि ITAT के पास जो है वो अपने मतलब जजमेंट को रिव्यू करने का राइट नहीं है। मीन्स जो जजमेंट एक बार आपने पास कर दिया वो पास हो गया, बट डियर यहाँ पे एक परेशानी खड़ी होती है, और वो परेशानी क्या है? लेट्स से सर ITAT ने जो जजमेंट पास किया उस जजमेंट में कोई मिस्टेक है, एरर है, ओमिशन है। सर कैसा? जैसे एग्जांपल लेट्स से डियर फ्रेंड्स, मेरे केस के मान लीजिए इन माय केस मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने जो सेल मेंशन की थी वो मैंने मेंशन की थी लेट्स से 1 करोड़ 2 लाख। असेसिंग ऑफिसर ने भी सेल को मान लिया 1 करोड़ 2 लाख, CIT अपील्स ने भी सेल को मान लिया 1 करोड़ 2 लाख, बट ITAT ने गलती से जब अपना मतलब वर्डिक्ट दिया इसमें 1 जीरो और ऐड कर दिया और वहां पे सेल शो कर दी 10 करोड़ 2 लाख। ठीक बात है।
जबकि जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वहां पे सेल कितना मेंशन है, 1 करोड़ 2 लाख, बट ITAT के वर्डिक्ट में, जजमेंट में सेल कितना है, 10 करोड़ 2 लाख। तो आप इसको क्या नाम देंगे, आप इसको नाम देंगे कि देयर इज अ एरर और ओमिशन और बेसिकली व्हाट द मिस्टेक। ठीक बात है। बट परेशानी क्या है साहब, ITAT ने तो अपना जजमेंट फाइल कर दिया, मतलब अपना जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब वर्डिक्ट जो है वो पास कर दिया। अब आप ITAT के पास इस वाले जजमेंट को लेके जा नहीं सकते, बिकॉज ITAT के पास अपने मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब वर्डिक्ट को रिव्यू करने का राइट नहीं है। तो फिर अब बीइंग एन एसएससी मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कि मैं इसके अगेंस्ट कहां चला जाऊं, हाई कोर्ट। और आपको पता है डियर, हाई कोर्ट में बहुत सारे इश्यूज पहले से ही मतलब पेंडिंग है, और इन छोटे मोटे इश्यूज के लिए अगर आप हाई कोर्ट जाना शुरू कर देंगे तो क्या आप हाई कोर्ट का टाइम भी वजह खराब नहीं करेंगे। हाँ, तो सर जी टाइम पास क्यों करना, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन चीजों को कंसिडर करते हुए सेक्शन 254 में एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ था जिसका नाम है सेक्शन 254(2), जो ITAT को ये राइट देता है, यार ITAT तुम अपने जजमेंट में अगर कोई मिस्टेक है, ओमिशन है या फिर एरर है, और ये कैसा है जो कि अपरेंट है फ्रॉम द रिकॉर्ड, तुम उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। तुम उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो अपरेंट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉर्ड। सर अपरेंट फ्रॉम दी मतलब रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि सर जी जो मेरी जो सेल्स है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, असेसिंग ऑफिसर ने भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए कंसिडर किया, CIT अपील्स ने भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए कंसिडर किया, पर ITAT ने अपना जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट में ITAT ने उस सेल को 10 करोड़ 2 लाख रुपए दिखा दिया। मींस मिस्टेक तो है, और इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गलती हो गई, और वो जो मतलब गलती है, दैट मिस्टेक इज बेसिकली अपरेंट फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, मेरा मींस मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, असेसिंग ऑफिसर का असेसमेंट ऑर्डर, CIT अपील्स का ऑर्डर। तो इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ITAT के वर्डिक्ट में डियर एक मिस्टेक है, और ITAT उससे हम कह सकते हैं कि मतलब रेक्टिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन 254(2). तो ये रेक्टिफिकेशन के लिए ITAT सुओ मोटो भी कर सकता है, और असेसिंग या और अगर असेसी चाहे या असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो भी ITAT को उसके लिए जो है डियर वो एक रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। बट अगेन डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 254(2) ने ITAT को जो पावर दी है, वो पावर सिर्फ और सिर्फ किस चीज की दी है कि यार आप क्या कर सकते हो, आप रेक्टिफाई कर सकते हो एनी मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, एनी मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। आप अपने ऑर्डर को दोबारा से रिकॉल करके रिव्यू या रीअप्रिशिएट नहीं कर सकते, रीइवेल्युएट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने ऑर्डर को, अगर उसमें कोई मिस्टेक है एंड दैट मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आप उसे रिमूव कर सकते हो, बस आप इतना कर सकते हो। ठीक बात है। आप अपने ऑर्डर को दोबारा से रीहियर नहीं कर सकते कि साहब 3 महीने पहले ना मैं ये सोच रहा था, अब मेरी सोच जो है वो चेंज हो गई, तो मैं अपने ऑर्डर को मैं दोबारा से रीहियर करके दोबारा से उसमें ऑर्डर पास करना चाहता हूं। ये एडवांटेज या ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब पावर आपके पास नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये काम कर सकते हैं, और वो लोग ये काम कर भी रहे होते हैं। इसकी वजह से डियर आपको पता है कि समय जो होता है वो मतलब लीगल इश्यूज में वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। एनी हाउ हम उस पर नहीं जाते। मुद्दे वाली बात क्या है, जल्दी से मेरे साथ साथ देखेंगे। डज द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैव द पावर टू रिव्यू और रीअप्रिशिएट द करेक्टनेस ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन अंडर सेक्शन 254(2)? नहीं सर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये पावर नहीं है। सेक्शन 254(2) ने इनको कुछ पावर्स दी हैं, बट वो पावर क्या है, क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल तुम अपने ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, अगर उसमें कोई मिस्टेक है जो तुम्हें अपरेंट है फ्रॉम द रिकॉर्ड, तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तुम अपने ऑर्डर में बस उतना चेंज कर सकते हो कि अगर कोई एरर है या कोई ओमिशन वगैरह है, अगर वो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तुम उसे मतलब रेक्टिफाई कर सकते हो। तुम अपने अर्लियर ऑर्डर को तुम दोबारा से रीहियर या फिर रिव्यू नहीं कर सकते। बट सर लेट से मुझे ना ITAT का ऑर्डर मुझे पसंद नहीं है, मैं एसएससी हूं, मुझे ना ITAT का ऑर्डर पसंद नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है? आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो सेक्शन 260A में। सेक्शन 260A में डिफरेंस, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर लेट से ट्रिब्यूनल के पास भी ये राइट होता कि वो अपने ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, अगर ट्रिब्यूनल के पास भी ये राइट होता कि वो अपने ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, तो मैं फिर एज एन एसएससी मैं या तो ITAT के पास चला जाता बाय फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन, या मैं फिर हाई कोर्ट के पास चला जाता बाय फाइलिंग एन अपील।
अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आईटीएटी के पास भी ये राइट होता कि वो अपने ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, तो अगर लेट्स से आईटीएटी का ऑर्डर मेरे फेवर में नहीं है, तो बीइंग एन एसएससी मैं आईटीएटी के पास चला जाता कि साहब आपने ये जो ऑर्डर पास किया था, हम चाहते हैं कि कृपया आप इस ऑर्डर को मतलब रिव्यू कर लें। बट सर सेम पर्सन था जिसने ऑर्डर पास किया, सेम पर्सन उसको रिव्यू क्यों मतलब करेगा? यार सेम पर्सन नहीं होते, सेम पर्सन नहीं होते, मल्टीपल लोग होते हैं जो कि आईटीएटी को हेड कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो मतलब रिव्यू पिटिशन किसी और पर्सन के पास जाए, ठीक बात है, और उसका थॉट मतलब प्रोसेस अलग हो, उसका मतलब चीजों को जो है वो कंसिडर करने का वे अलग हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक बात है साहब। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आईटीएटी के पास रिव्यू का भी राइट होता तो मैं या तो हाई कोर्ट के पास चला जाता बाय फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द आईटीएटी, या मैं आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट ही आईटीएटी के पास ही चला जाता बाय फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आईटीएटी के पास रिव्यू करने का राइट होता तो सर जी हाई कोर्ट के पास ना जाके अंडर सेक्शन 260A मैं जो हूं मैं आईटीएटी के पास रिव्यू पिटीशन लेके चला जाता, तो ये एक ऑल्टरनेट रेमेडी की तरह से कंसिडर किया जाता कि मैं हाई कोर्ट के पास ना जाऊं और मैं सीधा कहां चला जाऊं, आईटीएटी के पास बाय फाइलिंग अ रिव्यू पिटीशन। बट ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आईटीएटी के पास अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करने का राइट नहीं है, ठीक बात है साहब। अच्छा, आईटीएटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या राइट है कि वो रेक्टिफाई कर सकता है एनी मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स, ठीक बात है। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को आईटीएटी अगर रेक्टिफाई करना चाहता है तो वो कितने पेजेस का मिस्टेक हो सकता है डियर? इसकी कोई कंडीशन नहीं है। लेट्स से कि आईटीएटी का जो ऑर्डर है वो लेट्स से 180 पेजेस का है, और हो सकता है करीबन हर एक पेज में ही मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। सर क्या कहना चाहते हो, समझ नहीं आया। जैसे मान लीजिए हमारी जो सेल्स थी वो सेल्स थी 1 करोड़ रुपए, हमारी जो परचेजेस थी वो थी लेट्स से 50 लाख रुपए, और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक थी वो लेट्स से 30 लाख रुपीस। आईटीएटी ने क्या किया? आईटीएटी ने टाइपराइटर जो आईटीएटी का था उसने क्या किया, उसने हर किसी में 1 जीरो ऐड कर दिया। उसने सेल दिखा दी 10 करोड़, परचेज दिखा दी 5 करोड़ और क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 3 करोड़, और ये तकरीबन आईटीएटी के हर एक मतलब ऑर्डर के हर एक पेज में ही तकरीबन कहीं ना कहीं मेंशन है, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आईटीएटी का पूरा ऑर्डर ही क्या है सर जी, ऐसे एरर्स से भरा हुआ जो कि अपरेंट है फ्रॉम रिकॉर्ड। तो ऐसे केस में आईटीएटी को हो सकता है कि अपना पूरा का पूरा ऑर्डर ही दोबारा से मंगा के उस ऑर्डर में उन सारे के सारे मिस्टेक्स को हटाना पड़ेगा। डियर मैं फिर कह रहा हूं, आईटीएटी ने अपना ऑर्डर तो रिकॉल किया, बट यहां पे ऑर्डर को रिकॉल करके रिव्यू नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मिस्टेक्स को हटाया जो कि अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। क्या किसी को बात समझ आई? आप अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हो आईटीएटी, बट सर जी सिर्फ किसके लिए कर सकते हो? उन मिस्टेक्स को हटाने के लिए कर सकते हो जो कि फ्रॉम रिकॉर्ड है। आप उसे दोबारा से रिव्यू या री अप्रिशिएट या री हियर नहीं कर सकते, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, कैन दी ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 254(2) टू रिकॉल इट्स ऑर्डर इन एंटायरिटी वेयर देयर इज अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो सर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड तो है, इसका मतलब 254(2) लगना चाहिए, बट सर एक बात बताओ ना, यहां तो लिखा है टू रिकॉल इट्स ऑर्डर इन एंटायरिटी, मतलब पूरा का पूरा ऑर्डर रिकॉल करना। आईटीएटी आप पूरा का पूरा ऑर्डर रिकॉल कर सकते हो, बट उस पूरे के पूरे ऑर्डर को रिकॉल करके उसको री हियर करने नहीं बैठ जाना, रिव्यू करने नहीं बैठ जाना। सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है उसको रिमूव करना उस ऑर्डर से, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक बात है। तो यही बात यहां पे हाई कोर्ट ने भी कही, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी। अच्छा, the tribunal while exercising the power of rectification under section 254(2) can recall its order in entirety। मतलब सर जी आप पूरा का पूरा ऑर्डर भी रिकॉल कर सकते हो if it is satisfied that prejudice has resulted to the party which is attributable to the tribunal's mistake, error or omission and error committed is apparent। मतलब साहब कि सर जी आईटीएटी के ऑर्डर में गलती थी, आईटीएटी की वजह से ऑर्डर में एरर था, ओमिशन था, मिस्टेक था, और इसकी वजह से सब पार्टीज का नुकसान हो रहा है। तो आईटीएटी को अपना पूरा का पूरा ऑर्डर भी रिकॉल करके जहां जहां भी मिस्टेक से अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड उसको आईटीएटी रिकॉल करके रिमूव कर सकता है। आगे आते हैं, कैन द पावर्स अंडर सेक्शन 254(2) बी एक्सरसाइज बाय द ट्रिब्यूनल टू रिकॉल एन ऑर्डर एंड रीहियर द एंटायर ऑर्डर ऑन मेरिट्स। नहीं सर, आईटीएटी के पास ये पावर रिकॉल करने की है अपने ऑर्डर को, बट वो रिकॉल करके सिर्फ क्या कर सकता है, मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को हटा सकता है। आईटीएटी दोबारा से पूरे के पूरे केस को रिव्यू नहीं कर सकता, रीहियर नहीं कर सकता, री अप्रिशिएट नहीं कर सकता। अपने केस को दोबारा से रिव्यू या रीहियर करने का पावर किसके पास होता है? कोर्ट्स के पास होता है भारत देश में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है। और एक कोड है साहब, कोड ऑफ सिविल मतलब प्रोसीजर
1908 का शायद एक्ट है, वहां पे भी कोर्ट्स के पास ये राइट है यार कि आप ना रिव्यू वगैरह कर सकते हो। ठीक बात है। आईटीएटी के पास अपने केस को, जो आईटीएटी ने जो ऑर्डर पास किया, बेसिकली अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का, रीअप्रिशिएट करने का, रीहियर करने का, रीइवेल्युएट करने का राइट नहीं होता। आईटीएटी अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट सर जी सिर्फ और सिर्फ उसको रिकॉल करके क्या कर सकता है, मिस्टेक्स विच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, उसको रिमूव कर सकता है एज पर सेक्शन 254(2). अब डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अभी आईसीआई ने जो स्टेट्यूटरी अपडेट्स इशू किए थे मई 2023 के एग्जाम के लिए, उसमें भी ये केस था रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड वर्सेस या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस वाले केस में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। यहां पे क्या हुआ कि आईटीएटी ने एसएससी के अगेंस्ट एक मतलब जजमेंट पास किया। आईटीएटी ने एसएससी के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया, लेट्स से दिस इज द ऑर्डर, और इस ऑर्डर में कुछ मिस्टेक्स थी अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है साहब, और ये जो मतलब जजमेंट था, इट वाज ऑन सम ग्राउंड्स अगेंस्ट एसएससी, ऑन सम ग्राउंड्स अगेंस्ट एसएससी, की एसएससी के खिलाफ भी था, और इसमें कुछ इश्यूज भी थे जो कि अपरेंट थे फ्रॉम द रिकॉर्ड। ठीक बात है। एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने उन ग्राउंड्स के खिलाफ जो कि आईटीएटी ने पास किए थे, जो कि एसएससी के अगेंस्ट थे, उसके लिए हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी, और आईटीएटी के ऑर्डर में जो इश्यूज थे जो कि अपरेंट थे फ्रॉम द रिकॉर्ड, उसके लिए एसएससी ने आईटीएटी में रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन 254(2) की लगा दी। क्या मेरी बात समझ पाए? आईटीएटी के ऑर्डर में आईटीएटी ने अपना वर्डिक्ट एसएससी के अगेंस्ट जो दिया था, तो उतने पार्ट के लिए एसएससी हाईकोर्ट पहुंच गया, हाईकोर्ट में एप्लीकेशन मतलब डाल दी अंडर सेक्शन 260A, और आईटीएटी के ऑर्डर में जो एरर्स वगैरह थे जो कि अपरेंट थे फ्रॉम दी मतलब रिकॉर्ड, उसके लिए आईटीएटी के पास एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगा दी अंडर सेक्शन मतलब सेक्शन 254(2). ठीक बात है। यहां बकायदा आईटीएटी को क्या करना चाहिए था, आईटीएटी को उस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, और उन एरर्स को मतलब रेक्टिफाई कर देना चाहिए था, कहानी खत्म। एसएससी क्या करता, एसएससी ये करता कि साहब हाई कोर्ट के पास आप गए होते, और वो मतलब पोर्शन आईटीएटी के ऑर्डर का जो कि एसएससी को लगता है कि उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी होती, बस यही होता। बट यहाँ पे आईटीएटी क्या करता है, आईटीएटी ने पूरे के पूरे केस को ही दोबारा से एसएससी से रिकॉल कर लिया और कहा कि यार हमने इस वाले केस को दोबारा से रीहियर करेंगे, रीइवेल्युएट करेंगे। क्या आईटीएटी के पास ये राइट है? नहीं सर, आईटीएटी के पास ये राइट नहीं है। आईटीएटी के पास सिर्फ कितना राइट है कि अगर आपके ऑर्डर में कोई मिस्टेक है विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, आप उसको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई कर सकते हो, आप पूरा का पूरा केस दोबारा से रीहियर नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ राइट विच इज बीइंग गिवन टू यू बाय सेक्शन 254(2). ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, अ डिटेल्ड ऑर्डर वाज पास्ड बाय द मतलब ट्रिब्यूनल होल्डिंग इन फेवर ऑफ द मतलब डिपार्टमेंट, दैट ऑर्डर्स कुड नॉट हैव बीन रिकॉल्ड बाय आईटीएटी अंडर सेक्शन 254(2). आप उस पूरे के पूरे ऑर्डर को रिकॉल करके रीहियर नहीं कर सकते। दस द ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय द मतलब ट्रिब्यूनल डेटेड सितंबर 6, 2013 हैज टू बी रीस्टोर्ड, मतलब आपने जो ओरिजिनल ऑर्डर जो पास किया था वही ऑर्डर ही मतलब वैलिड रहेगा। हाँ, अगर एसएससी को वो ऑर्डर अगर पसंद नहीं है तो एसएससी हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। आगे आते हैं, while deciding an appeal, is it mandatory for the high court to frame a substantial question of law, or can it decide the case on the basis of questions of law urged by the appellant under section 260? देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे। होता क्या था, होता यह था, लेट्स से कि मेरा स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ, असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर मुझे दे दिया, मैं लेट्स से असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट ऑर्डर दे दिया, और लेट्स से कि असेसिंग ऑफिसर ने इसमें 4 एडिशन कर दिए, 1 2 3 4। मैं इस ऑर्डर को के अगेंस्ट सीआईटी अपील्स में चला गया, सीआईटी अपील्स ने भी मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, सीआईटी अपील्स ने भी मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब मतलब मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, तभी जो आईटीएटी है वो हो सकता है कि मेरे फेवर में हो सकता है कि मतलब वर्डिक्ट दे। तो मैं आईटीएटी के पास चला गया, मैंने एक अच्छा खासा अपनी एक एप्लीकेशन फाइल बनाई, और मैंने उसमें लेट्स से 12 ग्राउंड्स आइडेंटिफाई कर दिए जहां मुझे लगता है कि सीआईटी अपील्स और असेसिंग ऑफिसर ने हो सकता है कि मेरे साथ हो सकता है कि मतलब गलत क्या हो। मींस मैंने लेट्स से कि 12 ग्राउंड्स आइडेंटिफाई करके आईटीएटी को पूरी की पूरी जो अपना जो है वो एप्लीकेशन वो हो सकता है कि मैंने मींस
मतलब दे दिया हो, ठीक है। आईटीएटी ने भी मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, आईटीएटी ने भी मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, मैं हाई कोर्ट पहुंच गया। तो जो 12 ग्राउंड्स जो मैंने आईटीएटी में दिए थे वो तो सारे के सारे मैंने इंक्लूड इसमें कर ही दिए। मैंने 8 नए ग्राउंड्स ऐड कर दिए और मैं 20 ग्राउंड्स को लेके हाई कोर्ट में पहुंच गया कि सर जी ये 20 ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे हमें आपसे वर्डिक्ट चाहिए। मतलब मैंने ना केस के बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ ही लिया और मैं हाई कोर्ट में पहुंच गया। मुझे बताएं क्या साहब हाई कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वो आपके सारे के सारे ग्राउंड्स को सुनते रहेंगे और उस पर अपनी हियरिंग उसमें अपना हम कह सकते हैं कि मतलब ऑर्डर देंगे? नहीं सर, इतना टाइम हाई कोर्ट के पास नहीं है। ऐसा ही होता था और हाईकोर्ट का बहुत सारा टाइम खराब हो जाता था। तो डियर फिर सेक्शन 260A अमेंड हुआ, सेक्शन 260A अमेंड हुआ जहां पे ये कहा गया कि एसएससी अपने से जो भी क्वेश्चंस लेकर आएगा, ध्यान दीजिएगा, एसएससी अपने से जो भी क्वेश्चंस लेकर आएगा, क्वेश्चंस मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब जनरली क्या होते हैं, जो उसने लेट से सीआईटी अपील्स के पास रेस किए हों, उसने जो आईटीएटी के सामने रेस किए हों और उसके सीए ने कुछ नए भी और एरियाज आइडेंटिफाई करके जो अपील जो हम कह सकते हैं कि फाइल की हो। हाई कोर्ट उसे नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। एसएससी को एक मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करनी पड़ती है टू दी हाई कोर्ट। एसएससी को एक मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करनी पड़ती है टू दी हाई कोर्ट, मेमोरेंडम ऑफ अपील। और इस मेमोरेंडम ऑफ अपील में एसएससी को कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ स्टेट करने पड़ते हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ स्टेट करने पड़ते हैं। सर एसएससी तो ये सारे के सारे 20 इश्यूज को ही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मान के स्टेट कर देगा, तो बात तो फिर मतलब वही हो गई, फिर इसमें चेंज क्या आया? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हाई कोर्ट जो है वो इस बात का फैसला करेगा कि इसमें से कौन कौन से केसेस क्या मतलब इनमें से कौन कौन से इश्यूज क्या हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, और हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं इश्यूज की सुनवाई करेगा जो हाई कोर्ट के हिसाब से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एसएससी ने अपने तरफ से जितने भी क्वेश्चंस हाई कोर्ट के सामने रेस किए, हाई कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। हाई कोर्ट एसएससी को बोलेगा कि तुम इन सारे के सारे केसेस में से सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ आइडेंटिफाई करो और उसके बाद तुमने जितने भी सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ आइडेंटिफाई किए हम उसमें से चेक करेंगे कि साहब हमारे हिसाब से सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ क्या क्या है और हम सिर्फ उन्हीं इश्यूज में हम अपनी मतलब सुनवाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब एसएससी ने जितने क्वेश्चंस अपने से रेज कर दिए उसमें सुनवाई हाईकोर्ट को नहीं करनी, क्योंकि सेक्शन 60A कहता है कि हाईकोर्ट को पहले एसएससी को बोलना पड़ेगा कि एसएससी जाओ और सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ हमारे लिए बना के लाओ, क्योंकि तुम हमारा बहुत सारा टाइम ऑलरेडी तुमने खराब कर दिया और तुम हमारा और ज्यादा टाइम खराब कर दोगे, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ में ही मतलब सुनवाई करेंगे। तो सर मान लीजिए एसएससी ने 20 क्वेश्चंस सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ बना के दिए थे, जिसमें से हाई कोर्ट ने ना 3 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, लेट्स से 6, 8 और लेट्स से 18। अगर एसएससी को लगता है कि साहब सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो है उसमें से मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आप प्लीज जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 भी ऐड कर लें, बिकॉज इसके बिना जो है वो केस कंप्लीट ही नहीं होगा। हाई कोर्ट अगर चाहे तो अपने इन 3 सब्सटेंशियल क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस और ऐड कर सकता है, जो कि एसएससी ने उनसे हम कह सकते हैं कि मतलब रिक्वेस्ट की है 5 और 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सुनवाई होगी हाई कोर्ट के सामने वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी? ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो सर अगर मान लीजिए कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं, अगर साहब कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं, तो हाई कोर्ट उस अपील को क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा, बोले कि साहब जाओ घर पे आराम से बैठो, हमारे पास अपील लेके मत आओ। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हाई कोर्ट के सामने सुनवाई होगी साहब, सेक्शन 260 क्या कहता है? ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगी और ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एसएससी जो है उसकी लिस्ट बना के हाई कोर्ट को देगा और हाई कोर्ट फिर इस बात को कंसिडर करेगा कि साहब इनमें से कौन कौन से जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, और जो जो हाई कोर्ट के हिसाब से सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ होंगे हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं में अपना वर्डिक्ट देगा, उन्हीं में अपना समय लगाएगा। तो देखेंगे डियर, while मतलब डिसाइडिंग एन अपील, इज इट मैंडेटरी फॉर द हाई कोर्ट टू फ्रेम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? हाँ साहब, ये मैंडेटरी है हाई कोर्ट के लिए टू फ्रेम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि सेक्शन 240 मतलब सेक्शन 260A हाई कोर्ट को बाउंड करता है कि आपको जब भी सुनवाई करनी है वो आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में करनी है। आप एसएससी की मन मर्जी का कोई भी क्वेश्चन मतलब सुनने नहीं बैठ जाना। और कैन इट मतलब डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ लॉ अर्ज्ड बाय द अपलेंट? नहीं साहब, अगर आप अपलेंट के केसेस को अगर आप सुनने बैठ गए हाई कोर्ट, तो फिर अपलेंट तो अपनी मर्जी से पता नहीं कौन कौन से केसेस लेके आ जाएगा। अपलेंट तो ये भी लेकर आ जाएगा कि सर जी रूस ने जो है वो जो है क्या नाम है कि
मतलब यूक्रेन पे जो हमला कर दिया उसकी वजह से मेरी जो सेल कम हो गई, इसकी वजह से मुझे ना कम इनकम टैक्स पे करना अलाउ किया जाना चाहिए। आई यू गाइस गेटिंग? तो एसएससी तो कुछ भी कर सकता है। तो क्या वो सारा का सारा टाइम इतना हाई कोर्ट के पास रहेगा कि वो एसएससी के सारे हम कह सकते हैं कि इवन हम कह सकते हैं कि मतलब एसएससी को जो भी लगे यार वो उसकी मतलब सुनवाई जो वो हाई कोर्ट करने बैठ जाए? नहीं सर। देखेंगे मेरे साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ आप घर पे पढ़ें। फाइनली क्या है, द सुप्रीम कोर्ट रिमांडेड द केस टू द हाई कोर्ट फॉर मींस डिसाइडिंग द अपील अफ्रेश ऑन मेरिट्स ऑफ द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्टेटेड इन सेक्शन 260। मतलब यहाँ पे क्या हुआ डियर कि हाई कोर्ट के पास उस केस को दोबारा से मतलब भेज दिया गया, जहां पे हाई कोर्ट को ये कहा गया कि यार हाई कोर्ट दोबारा से इस वाले केस को सुनो और उस हिसाब से इस वाले केस की हियरिंग करो जो कि सेक्शन 260A में मेंशन्ड है। मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में इस वाले केस की हियरिंग करो, अपनी मनमर्जी से आप जो है वो एसएससी का कोई भी क्वेश्चन सुनने नहीं बैठ जाओ। अच्छा, आगे आते हैं। डज दी हाई कोर्ट हैव एन इनहेरिएंट पावर अंडर इनकम टैक्स एक्ट टू रिव्यू एन अर्लियर ऑर्डर पास्ड ऑन मेरिट्स? डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से, हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले देखा था आईटीएटी के केस में, आईटीएटी के पास ये पावर नहीं होती कि आईटीएटी जो है वो रिव्यू कर सके अपने ऑर्डर्स को जो कि उसने मतलब मेरिट्स पे पास किए हैं। सेक्शन 254(2) आईटीएटी को सिर्फ इतना अलाउ करता है कि यार आईटीएटी अगर तुमने कोई ऑर्डर वगैरह पास किया है, अगर उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक है विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तुम सिर्फ उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते। पर भारत देश में जो कोर्ट्स होते हैं डियर, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट्स को ये राइट दिया हुआ है कि आप अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब जो आपने अपना ऑर्डर पास किया, आप उस ऑर्डर को दोबारा से रिकॉल करें और उसमें दोबारा से आप एक अलग ओपिनियन लेके भी आप अपना जो है वो वर्डिक्ट दे सकते हैं। तो सर इसकी वजह से तो वर्डिक्ट जो आपने पहले दिया था और जब आप बाद में देंगे वो दोनों चेंज हो सकते हैं। हाँ डियर, ऐसा चेंज होता भी है और इसकी वजह से भारत में आपको पता है डियर कि जो, इसलिए हम कहते हैं कि भारत में कि कोर्ट का मामला जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कोर्ट जो है वो कभी कभी अपने ऑर्डर्स को दोबारा से रिव्यू करने बैठ जाते हैं और कभी कभी तो साहब ये कई बार हो जाता है, जिसकी वजह से कई कई साल तक किसी भी चीज का फैसला नहीं आ पाता। एनीहाउ हम इस पे नहीं जाते। तो मतलब मुद्दे वाली बात है कि हाँ, हाई कोर्ट के पास एक इनहेरिएंट पावर है कि हाई कोर्ट अपने केस को दोबारा से रिकॉल करके रिव्यू कर सकता है। इसमें काफी सारी बातें लिखी हुई हैं, आप जरूर से इसे घर पे पढ़ें। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कंक्लूजन जो पॉइंट है मैं आपको वो मतलब बता देता हूं। देखेंगे डियर, द हाई कोर्ट हैव एन इनहेरिएंट पावर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू रिव्यू एन अर्लियर ऑर्डर पास्ड ऑन मेरिट्स। मतलब अगर आपने अर्लियर ऑर्डर जो है वो हम कह सकते हैं कि मीन्स अगर आपने अपना पिछला ऑर्डर मेरिट्स पे भी पास किया है, मेरिट्स पे पास करने का मतलब बिल्कुल सही तरीके से भी पास किया है, तो भी आप उसे रिकॉल करके रिव्यू कर सकते हैं और आप अपने मतलब जजमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं एक नए ओपिनियन या एक नए असम्पशंस फैक्ट्स को लेके। अच्छा, डज द हाई कोर्ट हैव द इनहेरिएंट पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर टू करेक्ट एंड मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड? डियर फ्रेंड्स, ये हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ दें, ये काम तो आईटीएटी भी कर सकता है। तो जो पावर आईटीएटी के पास है वो तो हाई कोर्ट के पास रहेगी। अच्छा, थोड़ा सा आपके साथ बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक केस गया था कमलेश वर्मा वर्सेस मायावती, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, कमलेश वर्मा वर्सेस मायावती, जहां पे हाई कोर्ट, जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब हाई कोर्ट जो है वो कब कब रिव्यू का ऑर्डर एक्सरसाइज कर सकता है, अपने केस को रिव्यू कर सकता है। हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले भी बात की थी। अगर कोई नया एविडेंस आ जाता है, न्यू एविडेंस आ गया, तो हाई कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकता है। अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, वहां पे हाई कोर्ट अपने केस को रिव्यू कर सकता है। या तीसरा, एनी अदर रीजन, जो कि हाई कोर्ट को लगता है कि साहब हमें अपने केस को रिव्यू करना चाहिए, तो हाई कोर्ट वहां पे अपने केस को रिव्यू कर सकता है। इस वाले केस में क्या हुआ कि देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, मींस हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में क्या था, मिस्टेक था और वो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड था। तो क्या हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को, अपने उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है? हाँ सर, बिल्कुल रिव्यू कर सकता है और हाई कोर्ट अकॉर्डिंगली अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है और उस इशू को दूर कर सकता है, मिस्टेक को दूर कर सकता है। अच्छा, मिस्टेक क्या था, थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है मिस्टेक, ये एग्जाम में आ सकता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पे एसएससी को बोला कि यार एसएससी तुमने मतलब तुमको ना असेसिंग ऑफिसर ने बहुत ज्यादा मतलब परेशान किया। ध्यान से, एसएससी तुम्हें मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने, तुम्हें सीबीडीटी के ऑफिसर्स ने बहुत ज्यादा मतलब परेशान किया है। तुम जाओ और उनके खिलाफ जो है वो केस कर दो, उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर दो, मीन्स सिविल कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस कर दो।
हाईकोर्ट कह रहा है एसएससी को कि तुम यार जाओ और तुम इनकम टैक्स ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर दो। ठीक बात है, मींस ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जजमेंट में। सेक्शन 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 293 जो कहता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स अगर इनकम टैक्स के अंडर काम कर रहे हैं और इनकम टैक्स के अंडर उन्होंने अगर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसके खिलाफ कोई भी पर्सन उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता। मतलब सेक्शन 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन देता है कि यार अगर आप इनकम टैक्स के अंडर काम कर रहे हो, इनकम टैक्स के अंडर काम करने का मतलब कि आपने एसएससी का असेसमेंट कर दिया, रेड कर दिया, इंक्वायरी कर ली, आपने उनसे इंफॉर्मेशन कॉल वगैरह कर लिया, आपने एसएससी को बोला कि यार अपना मतलब आईटीआर फाइल करो, हमें अपनी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह दे दो वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस के तहत कर रहे हैं तो इसके लिए एसएससी आपके खिलाफ कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता। बट हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कह दिया एसएससी को कि यार एसएससी तुम जाओ और तुम जो है वो असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ केस कर दो। इसका मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सर हाई कोर्ट के ऑर्डर में एक ऐसा मिस्टेक है जो कि एक्ट के कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो हाई कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर सकता है, अपने ऑर्डर को रिकॉल करके जो है अकॉर्डिंगली उससे मतलब गलती को रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, तो ज्यादा समय आपको नहीं लगाते, जल्दी से आगे आते हैं। अच्छा, whether delay in filing an appeal under section 260A can be condoned where the stated reason for delay is in pursuance of an alternate remedy by the way of filing and rectification application under ITAT before ITAT under section 254(2). तो डियर ये बात अब आपको कितनी समझ आ रही है मुझे नहीं पता, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे जो लाइनें लिखी हुई हैं, the reason for the delay is the pursuance of an alternate remedy by way of filing of a rectification application before ITAT under section 254(2). अब यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 260A कहता है कि साहब आपको ना हाई कोर्ट के पास अगर अपील करनी है तो आपको 120 डेज के अंदर अंदर करनी है फ्रॉम दी डेट द ऑर्डर अगेंस्ट द, मतलब कि जिसके आप अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं वो आपके पास आ गया। मतलब आईटीएटी के ऑर्डर के विद इन 120 डेज आपको अपील फाइल करनी है। ठीक है। अच्छा, अगर लेट से आप 120 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं कर सके, अगर लेट से देयर इज मतलब डिले इन फाइलिंग ऑफ द अपील, उस डिले के बावजूद हाईकोर्ट चाहे अगर सफिशिएंट रीजन है तो हाईकोर्ट उस अपील को एक्सेप्ट कर सकता है, आपके अपील को एक्सेप्ट कर सकता है, बट देयर शैल बी सफिशिएंट रीजन। तो सर जी सफिशिएंट रीजन क्या होता है? ये कहीं मेंशन नहीं है कि सफिशिएंट रीजन क्या होता है। ये डिपेंड करता है हाईकोर्ट पे, ये डिपेंड करता है हाईकोर्ट पे। आप अपने घर से निकल के आ रहे थे अपील फाइल करने, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप आगे नहीं बढ़े, डिले हो गया, हाईकोर्ट चाहे तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो हाईकोर्ट के हिसाब से सफिशिएंट रीजन हो सकता है ऐसा। तो सफिशिएंट रीजन क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहीं नहीं मेंशन्ड है। वो हम कह सकते हैं कि मतलब डिपेंड करता है अपॉन द हाईकोर्ट कि हाईकोर्ट को क्या सफिशिएंट रीजन लगता है। और जनरली सुप्रीम कोर्ट जो है डियर वो इस इन मतलब चीजों में इंटरफेयर मतलब नहीं किया करती। अगर हाईकोर्ट ने किसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अगर ये कह दिया कि साहब हमारे हिसाब से ये सफिशिएंट रीजन नहीं है, तो जनरली मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को ये मतलब नहीं कहती कि साहब आप जो है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें क्योंकि ये हमारे हिसाब से सफिशिएंट रीजन है। ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई। अच्छा, इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ कि एसएससी ने हाई कोर्ट में अपील फाइल करने में मतलब देरी कर दी, क्योंकि एसएससी जो है वो आईटीएटी के पास चला गया था रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 254(2) कराने। एसएससी आईटीएटी के पास चला गया था रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 254(2) कराने, और चूंकि 120 डेज पार हो गए तो जब वो हाईकोर्ट आता है तो हाईकोर्ट में आके उसने कहा कि सर हम एक ऑल्टरनेट रेमेडी एक्सरसाइज करना चाह रहे थे, इसकी वजह से डिले हो गया। तो मुझे बताएं डियर, हाईकोर्ट के सामने केस फाइल करना और आईटीएटी के सामने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 252 फाइल करना, क्या ये दोनों सेम है? क्या वो इसका ऑल्टरनेट रेमेडी है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर जी आप सेक्शन 254(2) में जो आईटीएटी के सामने रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है, उसका स्कोप बहुत ही नैरो होता है। मतलब आईटीएटी अपने कंप्लीट जजमेंट को रिव्यू या फिर रीअप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। सेक्शन 254(2) में आईटीएटी मैक्सिमम क्या कर सकता है? अपने जजमेंट में यदि कोई मिस्टेक है विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, उसको रेक्टिफाई कर सकता है। जबकि हाईकोर्ट के पास क्या राइट है कि वो हाईकोर्ट आईटीएटी के पूरे वर्डिक्ट को ही उड़ा सकता है। तो क्या आप दोनों को क्या आप हम कह सकते हैं कि मतलब सिमिलर मतलब मानेंगे कि अपील टू हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 2
मतलब 60A एंड दी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन टू ITAT अंडर सेक्शन 254(2), क्या ये दोनों आपस में सेम हो गए या साहब ये क्या मतलब दोनों जो हैं वो इक्वली हम कह सकते हैं कि पावरफुल है? नहीं। हाँ, अगर ITAT के पास भी अपने जजमेंट को रिव्यू करने का राइट होता तो ये दोनों हम कह सकते थे कि तब साहब ये ऑल्टरनेट रेमेडी हो सकता था, बट ITAT के पास अपने जजमेंट को रिव्यू करने का राइट नहीं है। तो साहब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि सर जी पहली बात तो ये है कि सेक्शन 254(2) में जो आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन देते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है टू दी फाइलिंग ऑफ एन अपील बिफोर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट साहब इसी बात से जो है वो खफा हो गया। हाई कोर्ट ने बोला कि देखें साहब कैसे कैसे लोग ये अपील टू हाई कोर्ट और सेक्शन 252 के रेक्टिफिकेशन को इक्वल मानते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसे सफिशिएंट रीजन मानते ही नहीं, आप चले जाओ, आप हमारे पास आओ ही ना, आप हमारे पास अपील लेके मत आओ, आप सेक्शन 252 में ही रेक्टिफिकेशन करवाते रहो। मामला पहुंचते पहुंचते पहुंच गया कहां, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास, और साहब उन्होंने भी यहाँ पे हाई कोर्ट को एक तरह से बाउंड मतलब नहीं किया कि हाई कोर्ट जो है वो इस रेक्टिफिकेशन वो जो है वो एप्लीकेशन को कंसिडर करे। मींस हाई कोर्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब डिले को जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब कंडोन कर दे, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाई कोर्ट ने डिले को कंडोन नहीं किया, और साहब अपेक्स कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बाउंड नहीं किया कि वो मतलब डिले को जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब कंडोन करे। तो मेरे साथ साथ देखेंगे द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 254(2) फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द मतलब मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड इज मच नैरोअर देन द अपील अंडर सेक्शन 260A। मतलब ये बात साहब कि उसका स्कोप बहुत छोटा है कंसिडरिंग टू द अपील अंडर सेक्शन 260A। अच्छा आगे आते हैं। Would the losses incurred in foreign currency fluctuation at a time of repayment of loan taken for a financial acquisition for financing acquisition of plant and machineries on a lease hire purchase by Indian enterprise with whom the SAC company has a lease hire purchase agreement allowable as revenue expenditure, can the tribunal entertain a fresh claim for the first time exercise of its powers under section 254? अगेन डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये May 23 के लिए जो मतलब जुडिशियल अपडेट्स हैं उसका पार्ट है। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर। अगर आपने फॉरेन करेंसी लोन वगैरह लेके कोई फिक्स एसेट का एक्विजिशन किया है तो साहब सेक्शन 43A लग जाता है। सेक्शन 43A लग जाता है, और सेक्शन 43A कहता है कि अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी लोन लेके किसी एसेट की फाइनेंसिंग वगैरह की है तो सेक्शन 43A लग जाता है। और सेक्शन 43A कहता है कि अगर उस फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की वजह से लाइबिलिटी में कोई चेंज होता है तो साहब आपको ना उसे कैपिटलाइज करना पड़ता है इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक बात है, बट ये कब होता है? ये तब होता है जब उस एसेट को हम अपने पास एज एन एसेट की तरह से ट्रीट करते हैं। बट लेट्स से कोई फिक्स एसेट है जो हमारे लिए ट्रेडिंग स्टॉक है, हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री है। अगर हमने उसकी फाइनेंसिंग कर दी लेट्स से बाय टेकिंग द फॉरेन करेंसी लोन, तो उस पे अगर उसकी लाइबिलिटी में कोई चेंज होता है तो हमें उसके कॉस्ट में एडजस्टमेंट नहीं करनी, 43 वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, इन्वेंट्री मींस ट्रेडिंग एसेट, वो हमारे लिए फिक्स एसेट है ही नहीं। मतलब सर, मतलब डियर, ट्रक हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए फिक्स एसेट हो, ट्रक किसी पर्सन के लिए हो सकता है फिक्स एसेट हो, बट यदि हम ट्रक में डील करते हैं तो ट्रक हमारे लिए क्या बन गया, ट्रेडिंग इन्वेंट्री। तो अगर लेट्स से कि हमारे लिए ट्रक, अगर मान लीजिए कि मतलब ट्रेडिंग इन्वेंट्री है, और लेट्स से कि हमने ट्रक को फॉरेन से एक्वायर किया है, या अगर हमने ट्रक के लिए फॉरेन करेंसी लोन वगैरह लिया है, ट्रेडिंग इन्वेंट्री होने की वजह से उस फॉरेन करेंसी लोन में करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से यदि कोई, हम कह सकते हैं कि अमाउंट में अगर कोई चेंज वगैरह आता है तो यहाँ पे 43A नहीं लगेगा, और हमें उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज नहीं करना। हाँ, जिस पर्सन के लिए वो ट्रक एज एन एसेट है, मींस फिक्स एसेट है, उसने अगर फॉरेन करेंसी लोन लिया, अगर फॉरेन करेंसी लोन में करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर लाइबिलिटी में कुछ चेंज आता है, वहां पे सेक्शन 43A लग जाएगा, और उसे अकॉर्डिंगली उस ट्रक के कॉस्ट में, या उस ट्रक के हम कह सकते हैं कि इन दी मींस हम कह सकते हैं कि इन द हम कह सकते हैं साहब की जो मतलब ब्लॉक में जो वो होगा उसकी वैल्यू में उसको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। पर ये एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा, जब वो ट्रक आपके लिए इन्वेंट्री की तरह से नहीं है सर जी, फिक्स एसेट की तरह से। बट अगर वो एसेट हमारे लिए इन्वेंट्री है, मतलब मींस ट्रेडिंग एसेट है, तो हमारे ऊपर सेक्शन 43 अप्लाई नहीं करेगा। तो सर फिर अगर कोई फॉरेन करेंसी की वजह से कोई लॉस वगैरह आता है तो उसका क्या होगा, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 37 में, और यही बात ICDS 6 भी कहता है कि आप जो है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है।
अच्छा, इस केस में क्या हुआ, इस केस में मतलब विप्रो फाइनेंसिंग के केस में क्या हुआ कि साहब एक कंपनी है विप्रो फाइनेंस लिमिटेड जो कि लोगों को, जो कि अपने क्लाइंट्स को एसेट फाइनेंसिंग करके देती है। मींस इसका इनका काम है बिजनेस एसेट की फाइनेंसिंग करना। मतलब ये जिस एसेट की फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो एसेट इनके लिए क्या है, ट्रेडिंग एसेट, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्रीज। तो मींस इन्होंने इन्वेंट्रीज की फाइनेंसिंग की फॉरेन करेंसी लोन लेके। फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आ गया, लोन के अमाउंट में चेंज आ गया, और तकरीबन कितना चेंज आ गया, ध्यान दीजिएगा डियर, कितना चेंज आ गया, चेंज आ गया 3.57 करोड़ का। मतलब 3.57 करोड़ रुपए से लाइबिलिटी बढ़ गई, 3.57 करोड़ से लाइबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इस 3.57 करोड़ में से 1.11 करोड़ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर लिया, पर 2.46 करोड़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया और इसको उस एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया, एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया। जबकि ये पूरा का पूरा 3.57 करोड़ क्या कर सकते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकते थे अंडर सेक्शन 37, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 43 ये नहीं लगता और आपको वो नहीं कहता कि आपको पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो उस एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। मींस एसएससी जो है, एसएससी 2.46 करोड़ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकता था, बट एसएससी ने गलती से क्या किया, उसे अपने बुक्स में हम कह सकते हैं कि मतलब कैपिटलाइज कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, डिपार्टमेंट इस चीज को मानता है कि एसएससी पूरे के पूरे 3.57 करोड़ को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकता था। सीआईटी अपील्स भी मानते हैं, मींस हर कोई इस बात को एग्री करता है कि यार आप ना जो 2.64 जो मतलब अमाउंट है इसको आप एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकते हैं। तो फिर सर जी जब सब कोई मान ही रहे तो फिर परेशानी क्या, इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो 2.46 करोड़ का जो अमाउंट है इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम कर सकते हैं। हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम करके अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। तो साहब यहाँ पे एक दो कंसिक्वेंसेस होंगे। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि हमें डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, चले वो हो जाएगा। दूसरा कि हमें 2.46 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए क्योंकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आर यू गाइस गेटिंग? बट सर जी हमने तो अपना आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर दिया, हो सकता है कि रिवाइज रिटर्न को भी फाइल करने का टाइम निकल गया हो, तो फिर हम ये 2.46 करोड़ का डिडक्शन कैसे क्लेम करें, डिडक्शन कैसे क्लेम करें? अच्छा, याद करें डियर, हमने आपके साथ ना गो ईस्ट इंडिया का केस देखा था, GOETZ करके, साहब उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है मुझे अच्छे से नहीं पता। गो ईस्ट इंडिया के केस में हमने देखा था कि अगर आपको कोई नया क्लेम वगैरह करना है, अगर आपको कोई नया क्लेम वगैरह मेड करना है तो आप उस क्लेम को असेसिंग ऑफिसर के सामने जाके नहीं कर सकते, बट हां आप उस क्लेम को अपीलेट अथॉरिटीज के सामने जाके क्लेम कर सकते हैं। ITAT क्या है? ITAT इज नॉट एन असेसिंग अथॉरिटी, ITAT इज एन अपीलेट अथॉरिटी। तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास एक नया क्लेम लेके जा सकते हैं जो कि आपने अपने ITR में क्लेम ना किया हो, या आपने असेसिंग ऑफिसर या आपने किसी के सामने भी क्लेम ना किया हो। आप एक बिल्कुल नया क्लेम ITAT के पास लेके जा सकते हैं और ITAT आपको अलाउ कर सकता है उस नए क्लेम को। मतलब एक बिल्कुल नया क्लेम, एक बिल्कुल फ्रेश क्लेम जो कि इसके पहले आपने किसी के सामने भी क्लेम नहीं किया, आप इसको डायरेक्टली ITAT के पास लेके जा सकते हैं, बिकॉज द लिमिटेशन ऑन द acceptability of any additional claim lies upon only on the assessing authorities and not on the appellate authorities, and ITAT is an appellate authority. Hence you can claim, hence you can made a claim directly before ITAT which has not been claimed before any other authority. ठीक है साहब, तो यही बात यहाँ पे जो है वो मतलब विप्रो फाइनेंस के केस में कही गई है, तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, as regards the restrictions in the power to accept a new claim for the first time, such limitation accepting new claim would apply on the assessing authorities, मतलब assessing officer वगैरह, but would not impact the penal powers of the मतलब tribunal provided under section 254, and tribunal can accordingly entertain the new claims made for the first time. ठीक है साहब, ठीक है साहब। तो सर फिर क्या हमें फिर रिवाइज रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करके ITAT का इंतजार करना चाहिए? नहीं डियर, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना चाहिए अगर रिवाइज रिटर्न को फाइल करने का टाइम अवेलेबल है। अगर लेट्स रिवाइज रिटर्न को फाइल करने का टाइम ही निकल गया तो फिर अगर ये मामला ITAT तक पहुंच ही गया तो फिर आप ITAT के पास जाके क्लेम कर लें। अच्छा, आगे आते हैं, कैन द कमिश्नर इन्वोक द रिविजनरी मतलब जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 263 when the subject matter of revision has been decided by CIT and the same is pending before the tribunal. बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है साहब, CIT वर्सेस फोर्टेलेजा, पता नहीं क्या है, डेवलपर्स 2015 का। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है फ्रेंड, सेक्शन 263 में PCIT या फिर CIT जो है वो रिवीजन का राइट रखते हैं, ऑन दी मैटर्स विच इज
हम कह सकते हैं कि मीन्स मतलब प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा असेसमेंट हुआ अंडर सेक्शन 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट, ठीक बात है, और लेट्स से असेसिंग ऑफिसर ने 4 एडिशंस किए, बट मामला सीआईटी अपील्स में मैं लेकर गया और सीआईटी अपील्स ने वो चारों एडिशंस मेरे फेवर में ही डिसाइड कर दिए, मेरे फेवर में ही इन चारों एडिशंस का फैसला दे दिया। जबकि वो चारों एडिशंस हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट जाते हो, मींस असेसिंग ऑफिसर का हो सकता है कि असेसमेंट ऑर्डर बिल्कुल सही हो, बट सीआईटी अपील्स ने वो चारों के चारों एडिशंस मेरे फेवर में दे दिए, ठीक है। रेवेन्यू जो है साहब सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी चला गया, रेवेन्यू सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी चला गया, और रेवेन्यू जो है वो सीआईटी अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी ही जाएगा, फिर कहां जाएगा? एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म लेकर आया गया जहां पे ये कहा गया कि सर जी अगर पीसीआईटी या सीआईटी चाहें, बहुत ध्यान से, अगर पीसीआईटी या फिर सीआईटी चाहें तो उन मैटर्स को रिवीजन के लिए भी कॉल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 263 और अकॉर्डिंगली उसका वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। बट रेवेन्यू लेट से 4 इश्यूज थे या 4 एडिशंस थे 1 2 3 4, रेवेन्यू लेट से इन चारों के चारों एडिशंस को लेके आईटीएटी चला गया, तो साहब चारों के चारों एडिशंस तो फिर आईटीएटी के पास चले गए, तो फिर सीआईटी फिर किस चीज को कॉल करेगा फॉर दी पर्पस ऑफ दी मतलब रिवीजन? तो फिर साहब फिर तो कोई, हम कह सकते हैं कि फिर तो कोई इशू रहा ही नहीं, क्योंकि ये चारों के चारों इश्यूज जो हैं अब आईटीएटी के पास है, हम आईटीएटी का वर्डिक्ट आने दो। अगर आईटीएटी का वर्डिक्ट डिपार्टमेंट के फेवर में आता है तब तो फिर कोई बात नहीं, अगर आईटीएटी का वर्डिक्ट अगर मान लीजिए कि मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं आता तो फिर मतलब रेवेन्यू कहां जाएगा? फिर हाईकोर्ट में जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, लेट्स से रेवेन्यू जो है साहब, डिपार्टमेंट जो है वो इशू 1 और इशू 3 को लेके आईटीएटी के पास चला गया, और मैटर जो है वो आईटीएटी के पास पेंडिंग है। अच्छा, तो साहब सेक्शन 263 में पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे ये कहा जाता है कि जो मैटर्स आईटीएटी के पास चले गए, पेंडिंग है अगर वहां पे मान लीजिए, उन मैटर्स को आप 263 में रिवीजन के लिए कॉल नहीं कर सकते। हाँ, आप 2 और 4 को रिवीजन के लिए कॉल कर सकते हैं, 2 और 4 का आप रिवीजन कंसिडर कर सकते हैं, बट 1 एंड 3 का नहीं कॉल का आप कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज दीज मैटर्स आर ऑलरेडी बीइंग टेकन टू द आईटीएटी वेयर दोज मैटर्स आर वेयर दोज इश्यूज आर स्टिल मतलब पेंडिंग, ठीक बात है। अच्छा, तो 1 और 3 का आईटीएटी से जो भी वर्डिक्ट आएगा, 1 और 3 चूंकि मतलब आईटीएटी के पास है, अगर से आईटीएटी ने 1 और 3 के लिए एसएससी के फेवर में अगर अपना वर्डिक्ट दे दिया तो फिर मतलब डिपार्टमेंट जो है इसके अगेंस्ट चला जाएगा हाई कोर्ट के पास। अगर लेट से ये जो वर्डिक्ट है साहब, ये अगर मान लीजिए कि मतलब डिपार्टमेंट के ही फेवर में आ गया तो फिर सर जी फिर कोई बात नहीं, फिर बात मतलब खत्म हुई। हाँ, एसएससी चाहे तो फिर वो एसएससी हाई कोर्ट जा सकता है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर गॉट मर्ज्ड विद द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स एंड इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय इन्वोकिंग द रिविजनरी जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 263 एज द सेम इज पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो इसका मतलब ऑर्डर 1 और 3 जो है साहब वो आईटीएटी के सामने मतलब पेंडिंग है, तो आप उसको रिवीजन के लिए कॉल नहीं कर सकते। हाँ, 2 और 4 चूंकि अभी वो रिवीजन के लिए वो जो है वो अपील के लिए नहीं गए, आप उनको रिवीजन के लिए कॉल कर सकते हैं। अच्छा,